हाँ, अब हम इस लेक्चर में मैकाले मिनट्स यानी मैकाले के विवरण पत्र की बात करेंगे। इससे पहले हमने प्राच्य पाश्चात्य विवाद की बात की थी और वो विवाद 1813 से ही स्टार्ट हो गया था और जैसा कि हमने बताया कि अगले 20 वर्ष तक वो विवाद बना रहा और 20 साल के बाद जब प्राच्य पाश्चात्य विवाद बिल्कुल उग्र रूप धारण कर रहा था, उस समय लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया और वो अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था और अपने लेखों तथा व्याख्यानों से लोगों में जीवन का संचार कर देता था और वो उस युग की उपज था जब अंग्रेज अपने साहित्य एवं संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझकर विश्व विजय के लिए अपना अभियान प्रारंभ कर चुके थे। यानी वो पूरे विश्व में विजय करना चाहते थे कि पूरे विश्व में उनकी साहित्य संस्कृति का प्रचार और अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हो जाए। और इन्हीं विचारों से ओतप्रोत यानी यही मैकाले भी चाहता था और इन्हीं विचारों से ओतप्रोत मैकाले ने भारत आया। तो उस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपनी चरम सीमा पर था। जब ये 1834 को भारत आया तो उस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपनी चरम सीमा पर था और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनका विश्वास था कि जो मैकाले जैसा प्रकांड विद्वान है वही इस विवाद को समाप्त कर सकता है। अतः गवर्नर जनरल ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और फिर बेंटिंग ने सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में जो लिखा था कि 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने के बारे में जो लिखा था, करने की विधि और जो भी विवादपूर्ण विषय थे उन विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने के लिए मैकाले से अनुरोध किया और साथ ही विलियम बेंटिंग ने समिति के मंत्री को प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दलों के जो वक्तव्य थे, जो उन्होंने कहा था, उनके पक्ष जो थे वो भी सारे मैकाले के सामने उपस्थित करने का आदेश दिया कि यानी उनके पक्षों को भी रखा जाए कि प्राच्यवादी दल के लोग क्या कहते हैं और पाश्चात्यवादी दल के लोग क्या कहते हैं। मैकाले ने सबसे पहले आज्ञा पत्र की जो धारा थी 43वीं धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। उसके पश्चात उसने तर्कपूर्ण और प्रभावशाली भाषा में अपनी सलाह को अपने विवरण पत्र में लिख करके 2 फरवरी 1835 को बेंटिंग के पास भेज दिया। यद्यपि चूंकि वो अंग्रेजियत का ही पक्ष करने वाले थे मैकाले, तो अपने विवरण पत्र में उन्होंने पूरी तरह से प्राच्य साहित्य और शिक्षा का खंडन किया, यानी भारतीयों की जो प्राचीन साहित्य और शिक्षा का खंडन किया और अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों की शिक्षा का समर्थन किया। और उसने अपने विवरण पत्र में जो लिखा वो ये है, एक तो लिखा, अब अपने विवरण पत्र में क्या लिखा हम इसकी बात करेंगे। पहला है 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो इस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार भी व्यय कर सकती है। फिर दूसरी बात उन्होंने लिखी कि साहित्य शब्द के लिए
के लिए उन्होंने लिखा कि साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य से। फिर तीसरी बात उन्होंने लिखी, भारतीय विद्वान से का मतलब ऐसे विद्वान का से है जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से परिचित हो। भारतीय विद्वान का मतलब ऐसे विद्वान से है जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से परिचित हो। लॉक का दर्शन और मिल्टन की कविता सब पाश्चात्य साहित्य था। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी का समर्थन करते हुए भी कई तर्क भी दिए कि हम वो अंग्रेजी का किस तरह से उन्होंने समर्थन किया। अंग्रेजी का समर्थन उन्होंने लिखा कि मैकाले ने देशी भाषाओं के विषय में लिखा, हाँ, इसके साथ ही उन्होंने भारतीय भाषा और साहित्य का उपहास भी किया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा कि मैकाले ने देशी भाषाओं के बारे में लिखा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में जो साहित्य एवं वैज्ञानिक कोश का अभाव है। भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्य एवं वैज्ञानिक कोश का अभाव है। वे इतनी अविकसित और गंवारू हैं कि जब तक उन्हें बाह्य भंडार यानी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा, तब तक उनमें सुगमता से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सकेगा। तो यानी ये अपने आप में जो भारतीय साहित्य और भाषाएं हैं वो सब अपने आप में अपूर्ण है, यानी उसमें वो बहुत अविकसित है और गंवारू है। और जब तक उनको किसी विदेशी भाषा से संबंधित नहीं किया जाएगा, तब तक वो उसका कोई अनुवाद भी नहीं हो सकता। हाँ, फिर उन्होंने संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं की अंग्रेजी से तुलना करते हुए लिखा, हाँ, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। इसके अलावा उन्होंने विद्वान, साहित्य, इतिहास, इस सब का भी, भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, इन सब पर भी उन्होंने प्रहार किया। जैसा कि उन्होंने लिखा है, क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है? हाँ, क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है, जबकि हम सत्यपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं? तब क्या हम ऐसे चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान कराएंगे जिन पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आएगी? ज्योतिष ऐसा है जिन पर कि स्कूलों की अंग्रेज बालिकाएं हंस पड़ेंगी। इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। हाँ, और भूगोल ऐसा है जिसमें सीरे तथा मक्खन का वर्णन है। इस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया भारतीय भाषाओं का और भारतीय साहित्य का। और अंग्रेजी भाषा के बारे में जो उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए वो हम बता रहे हैं, पॉइंट्स में लिखिए। अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि ये नवीन ज्ञान की कुंजी है।
ये अंग्रेजी भाषा के पक्ष में तर्क दिए। फिर उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है जिसे भारत के उच्च वर्ग के लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है जिसे भारत के उच्च वर्ग के लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, यह पूर्वी देशों के समुद्रों में व्यापार की भाषा है। नेक्स्ट, जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड में और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं से रूस में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी द्वारा भारत में भी होगा, यानी भारत का भी पुनरुत्थान होगा। नेक्स्ट, भारतवासी अरबी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक हैं। भारतवासी अरबी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक हैं। हाँ, नेक्स्ट, उन्होंने ये भी कहा कि यद्यपि संस्कृत और अरबी की पाठशालाओं में छात्रों से फीस लेने के बजाय छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, यानी फीस नहीं ली जाती है और छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। हाँ, यद्यपि संस्कृत और अरबी की पाठशालाओं में छात्रों से फीस लेने के बजाय छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, फिर भी उनमें विद्यार्थियों की संख्या अंग्रेजी स्कूलों की अपेक्षा कम है। जबकि अंग्रेजी स्कूलों के छात्रों से फीस ली जाती है। फिर भी उनमें, यानी अंग्रेजी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि देश की जनता स्वयं अंग्रेजी पढ़ने के लिए उत्सुक है। हाँ, इसके अलावा उन्होंने लिखा कि विज्ञान की शिक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में ही संभव हो सकती है। फिर लिखा, संस्कृत, अरबी और फारसी के बजाय अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अधिक सरल एवं स्पष्ट है। नेक्स्ट, ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है, यानी दूसरे देशों में भी ये बोली जाती है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन करने वाले धर्म के संकीर्ण क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन करने वाले धर्म के संकीर्ण क्षेत्र से दूर हो जाते हैं और उनका दृष्टिकोण व्यापक बन जाता है।
तो इस तरह से हमने देखा उन्होंने अंग्रेजी के पक्ष में बहुत तर्क दिए, और इससे पहले उन्होंने भारतीय भाषा और संस्कृति का मजाक तो उड़ाया था, वो भी हमने आपको लिखवाया था। फिर इस तरह से उन्होंने अपना विवरण पत्र दिया। किसको दिया? उस समय के जो एक मिनट गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब उन्होंने अपना विवरण पत्र लॉर्ड बेंटिंग को देकर यह सुझाव दिया कि एक तरह से उन्होंने शिक्षा नीति स्पष्ट करते हुए उनको ये विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कि उन्होंने 5 पॉइंट्स पर बात की। पहला है, केवल अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। दूसरा, प्राच्य भाषा के माध्यम से शिक्षा देने वाले विद्यालय बंद करा दिए जाएं। उन्होंने ये सुझाव दिया उस समय के लॉर्ड बेंटिंग को। केवल अंग्रेजी के माध्यम से, पहला है, केवल अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। दूसरा है, प्राच्य भाषा के माध्यम से शिक्षा देने वाले विद्यालय बंद करा दिए जाएं। तीसरा है, प्राच्य, प्राच्य मतलब है प्राचीन भारतीय जो विद्यालय है, प्राच्य भाषावादी संस्थाओं को कोई सहायता ना दी जाए। हाँ, नेक्स्ट, इस प्रकार बचे हुए धन को उन लोगों पर खर्च किया जाए, इस प्रकार बचे हुए धन को उन लोगों पर खर्च किया जाए जो अंग्रेजी की उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं। इस प्रकार बचे हुए धन को उन लोगों पर खर्च किए जाए जो अंग्रेजी की उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं। और फिर 5वां सुझाव था, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सभी सुविधा मिलनी चाहिए, सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जब उन्होंने लॉर्ड बेंटिंग को अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया, जिसमें कि उन्होंने 5 पॉइंट्स में अपनी शिक्षा नीति बताई, शिक्षा नीति का सुझाव दिया, तो मैकाले के विवरण पत्र पर प्राच्यवादी दल के नेता प्रिंसेप का भी मत मांगा गया, और प्रिंसेप ने अपने परिपत्र में मैकाले द्वारा प्रतिपादित विचारों के अकाट, बिना मतलब जिसको कोई काट नहीं सकता, ऐसे उत्तर दिए, और प्राच्य साहित्य एवं शिक्षा के जीर्णोद्धार के लिए भी उच्च कोटि के तर्क प्रस्तुत किए। यानी उन्होंने मैकाले के विवरण पत्र के विरोध में और प्राचीन भाषा और साहित्य के पक्ष में उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन प्रिंसेप का जो प्रगतिशील सुधारक एवं अंग्रेजी भाषा के जो प्रिंसेप ने जो परिपत्र दिया, तो वो परिपत्र जो था वो अंग्रेजी भाषा का प्रबल समर्थक लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रभावित करने में असफल रहा। और फिर क्या किया उसने? परिणामतः बेंटिंग ने मैकाले के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी, और अपनी तरफ से उन्होंने इस तरह से 1813 में प्रारंभ होने वाले शिक्षा विवाद का अंत कर दिया। तो इस तरह से अब हम थोड़ा सा मैकाले को के विवरण पत्र, चूंकि आपका अलग से ये चैप्टर है, तो हम मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन करके देख लेते हैं, यानी मैकाले के विवरण पत्र का गुण और दोष की बात करते हैं। उसका मूल्यांकन करें।
मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन, यानी गुण और दोष। हाँ, पहले गुण की बात लिखेंगे कि शिक्षा की आधुनिक रूपरेखा का शिलान्यास करना। आज जो शिक्षा की आज की जो रूपरेखा आज दिखाई दे रही है, जो लागू की गई है, उसका शिलान्यास मैकाले ने ही कर दिया था। भारत ने दूसरा है, भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोले। तो अगर मैकाले ना होता तो भारतीय लोग दूसरे देशों के ज्ञान विज्ञान को ना समझ पाते, ना अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारा ज्ञान विज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से ही लोग सीख सकते थे। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक चेतना आ गई। इसी के फलस्वरूप लोगों में, जब चूंकि ये विवाद हुआ था, एक पक्षी उन्होंने फैसला दे दिया, तो लोगों को लगा कि ये हमारे विरोध में है और हमें भी इनका विरोध करना चाहिए। तो एक तरह की राजनीतिक चेतना आ गई। आधुनिक शिक्षा का ढांचा उन्होंने बताया। वैधानिक चेतना भी आई कि उन लोगों को ये महसूस होने लगा कि हाँ, ये मेरे ख्याल से ये वैधानिक चेतना और राजनीतिक चेतना, ये दोनों एक जैसी बातें हैं, कि उनको पता चला कि हमें भी हम अपनी भारतीयता के प्रति प्रेम करना चाहिए और इन लोगों की का विरोध, ये अपनी ही संस्कृति साहित्य हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं। तो इस तरह की चेतना लोगों में आई। फिर भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शन, तो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का जो उन्होंने समर्थन करके एक तरह से भारतीयों की शिक्षा का पथ प्रदर्शन भी किया, क्योंकि आज हमें भी समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी के द्वारा हम दूसरे देशों का ज्ञान प्राप्त करके, और खास तौर पे विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो कि ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती हैं, तो उनको हम समझकर हम कितना विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैकाले का भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन मैकाले की कुछ दोष भी हैं। एक तो पहला है, मैकाले के विवरण पत्र के दोष है कि विदेशी भाषा द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को थोपना। उन्होंने विदेशी भाषा के द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को थोपने का प्रयास किया। फिर एक बात हमने जब कोटेशंस बताए थे कि किस तरह से उन्होंने भारतीय भाषाओं का अपमान किया, उसकी अवहेलना की। फिर भारतीय संस्कृति तथा धर्म का अपमान किया। फिर भारत की धार्मिक एकता को नष्ट करने का प्रयास किया। एक नवीन वर्ग का निर्माण किया जो देखने में तो बिल्कुल अंग्रेज हो, लेकिन अंदर से देखने में तो बिल्कुल भारतीय हो, यानी भारतीय और अंदर से अंग्रेज हो। तो ऐसे भारतीयों को बनाने का प्रयास किया। शिक्षित वर्ग एवं जनसाधारण के बीच अंतर उत्पन्न कर दिया, क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़ लेते थे वो अपने आप को जनसाधारण से अलग और ऊंचा समझते थे। फिर ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयास किया। फिर अंग्रेजी भक्त वर्ग का निर्माण किया, जो कि थे तो भारतीय लेकिन अंग्रेजों के भक्त बन गए। फिर धर्म विहीन शिक्षा का जन्म, उन्होंने ऐसी शिक्षा के लिए बात की जिससे कि धर्म को कोई महत्व नहीं दिया। अब फिर राजनीतिक अशांति का कारण बने, तो यही आगे चलकर अशांति भी लोगों में इससे हो गई। लोगों में जब चेतना आ गई तो फिर अशांति भी उत्पन्न हो गई, यानी बहुत बड़े संघर्ष का कारण बना उनका ये विवरण पत्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैकाले का विवरण पत्र को हम यही उनका विवरण पत्र का मूल्यांकन करके इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।